संस्कृति और सभ्यता को संगम बड़ो महान है। संस्कृति और सभ्यता को संगम बड़ो महान है। सूरज भी फीको लागे इन धरा पे माने गुमान है। सूरज भी फीको लागे इन धरा पे माने गुमान है। कूणे कूणे इतिहास मंड्यो है। वीरा रीसी खान है। क्या बात। घूमर कीसी थाप जटे अलगोजा कीसी तान है। गौरव गाथा पग पग गूंजे एक अकेलो थान है। दुनिया में सिरमौर म्हारो, दुनिया में सिरमौर म्हारो प्यारो राजस्थान है। अलबेलो राजस्थान है। क्या बात। खमा गणी सा, राम राम सा। मैं हूँ आयुषी शेखावत और मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगड़ारो घणे मानसू, घणे कोटसू, घणे फेतसू, घणे प्रेमसू स्वागत करा हा दूरदर्शन रे चैत्य कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और आयुषी जी जिन तरियाऊं तारीफ करी बार अलबेलो राजस्थान रही तो राजस्थान का सारा रंग निखरने सामने आ गया। क्यों आयुषी जी? बिल्कुल सा। और विक्रम सा, आज मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज हमारा जो मोतियासू मूंगिया मेहमान है वो कौन है? बिल्कुल। और आज जगह अपना मोतियासू मूंगा मेहमान पधारिया है। हर बार आया करे अलबेलो राजस्थान में पधारिया करे तो बे कहीं है प्रजातंत्र रे दो जो स्तंभ है नी दोनों ताल्लुक रखे। बे न्याय कार्यपालिकाओं भी संबंध रखे, विधायिकाओं भी संबंध रखे और पत्रकारिताओं भी संबंध रखे। तो आप सगड़ा रे तरफ सू दूरदर्शन की तरफ सू आप स्वागत करा। सिविल लाइन्स रा विधायक, राजधानी रे सिविल लाइन्स रा विधायक, विख्यात पत्रकार लेखक आदरणीय गोपाल जी शर्मा रो आप घणो घणो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राजस्थान, जय भारत। राम राम सा, खमा गणी सा। तो आपको कैसा लग रहा है आज हमारे दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम अलबेलो में पधार कर? यथा नाम तथा गुणः, जैसा अलबेलो राजस्थान नाम है वो राजस्थान को सही मामले में प्रतिबिंबित करता है। तरह तरह की बोलियां, अलग अलग पहनावा, रंग बिरंगी पगड़ियाँ, अलग अलग खान पान, हर क्षेत्र की अलग मिठास, अलग मिठाई। इसके बावजूद वीरता में, भक्ति में, समर्पण में और श्रद्धा में इस धरती का पूरे विश्व में कोई मुकाबला नहीं। अगर पूरी दुनिया के अंदर वीर भूमि कोई है, श्रद्धा की कोई भूमि है और समर्पण की कोई भूमि है तो वह हमारा अलबेलो राजस्थान, हमारा अपना राजस्थान, प्यारा राजस्थान, रंगीला। और बिल्कुल सही बात है विक्रम सा, भक्ति, शक्ति, त्याग, बलिदान की जो है वो भूमि है। कहते हैं ना कि मीरा जैसी भक्ति और पन्याध्याय जैसा, माँ जैसा जो है समर्पण, बलिदान, ये कहीं नहीं, सिर्फ एकमात्र हमारी राजस्थान की भूमि में। विक्रम साहब, हम बात करेंगे हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी। वो कहते थे कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घनघोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे और सिर पर यदि बरसे ज्वालाएं, तो निज हाथों में हंसते रहना, आग जलाकर चलते रहना, लेकिन कदम मिलाकर चलते रहना। ये इन्हीं पंक्तियों की तरह थे हमारे भारत देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष से हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे संपूर्ण देशवासियों के लिए कैसे प्रेरणा रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत में लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक थे, विकास पुरुष थे और उन्होंने ऐसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया जिसमें उनका कोई शत्रु नहीं था। वे अजात शत्रु थे। उनसे बात करने के, उनके साथ यात्राएं करने के, उनके इंटरव्यू करने के, उनके साथ मंच साझा करने के कई मौके मिले हैं। अटल जी एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे, ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए आते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि वे भारत में जन्मे, वे अटल थे और सदैव अटल रहेंगे। उन्होंने इमरजेंसी में जब उनको बंद कर दिया गया
वे देश के बड़े नेता थे, लेकिन जब इमरजेंसी में जेल में बंद कर दिया गया तो उन्होंने जेल से कविता लिखी, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, लेकिन हम टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। अटल जी कहते थे बोलने के लिए वाणी चाहिए और चुप रहने के लिए वाणी भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। बिल्कुल। एक अवसर में याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग छोटे प्लेन से जोधपुर से उड़े थे और वो प्लेन रोहतक की पट्टी पर उनको छोड़कर और वापस जयपुर मुझे छोड़ना था। मैं पत्रकारिता में था और उधर हरियाणा में चुनाव प्रचार का वो आखिरी दिन था। 5 बजे तक का समय था, करीब 2:30-3 बज रहे होंगे। अचानक पायलट ने कहा कि ईंधन समाप्त होने को है और सरकार या जो वहाँ की एजेंसी है वो उतरने की इजाज़त नहीं दे रही है जी। थोड़ी देर बाद कहा कि अब सिर्फ 25 मिनट का ईंधन है। अच्छा। तो मैंने वाजपेयी जी से पूछा, मैंने कहा सब क्या लग रहा है, ये तो सूचना दे रहे हैं कि ईंधन ही नहीं है। बोले होई है वही जो राम रचि राखा। सही बात है। तो इतने उन्मुक्त भाव के थे अटल जी कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तब भी वो हंस सकते थे और अपने विचारों को प्रकट कर सकते थे। ऐसा ही एक मौका आया, वो जयपुर में थे, पत्रकारों के अखिल भारतीय अधिवेशन में थे। सुबह 8 बजे लखनऊ थे और जब यहाँ से फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो लखनऊ में हूँ, फ्लाइट कोई है नहीं। लेकिन किसी तरह से आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत की कृपा से प्रबंध हुआ। अटल जी 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में थे और उन्होंने बेफिक्र भाव से इसको कहा कि सत्ता का एक चरित्र होता है और वो सत्ता का चरित्र हमेशा हावी रहता है, लेकिन वो अगर सत्ता में बैठे हुए लोग इसके प्रति सावधान रहते हैं, वही लोकतंत्र का संस्कार है। क्या बात। तो इस तरह का अभूतपूर्व जीवन बिताने वाले आदरणीय अटल जी, मैं उनका यहाँ के लक्ष्मी विलास होटल में इंटरव्यू ले रहा था, कमरा नंबर 5 में अचानक लाइट चली गई। तो अटल जी कह सकते थे कि लाइट चली गई, अभी देखते हैं। उन्होंने कहा बाहर तो रोशनी है, लॉन में चलते हैं। और लॉन में आ गए उन्होंने, और रुकने वालों में से नहीं, सहज और सरल। बिल्कुल। और अटल जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़े बहुत सारे संस्मरण आपके पास है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा समय बिताया है। उस समय आप पत्रकारिता से जुड़े थे, लेकिन आज की बात करें तो आप एक प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ की तरफ आ गए, विधायिका से जुड़े, आप माननीय विधायक हैं। तो अब जो प्रेजेंट में, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में, उनके साथ कोई इंटरव्यू या ऐसा कोई संस्मरण या उनके कार्यकाल की कोई ऐसी बात जो आप सोचते हैं कि ये बहुत ही एक अलग ही दिशा में वो देश को ले जा रहे हैं? देखिए, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को विभिन्न स्वरूपों में देखने का अवसर मिला है। गुजरात के संगठन मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री जी के रूप में। उनके हर स्वरूप को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। 1 महीने तक साथ में यात्रा का भी मौका मिला जी। जब कन्याकुमारी से लाल चौक तक एकता यात्रा गई तो मैं अकेला पत्रकार था जो पूरा लाल चौक तक साथ था। बहुत।
बाकी टीम जिलों जिलों में आती थी, प्रदेश में आती थी, चली जाती थी। मैं लगातार साथ था और प्रभु की यह कृपा थी कि जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा रहा था तो सबसे पहले मोदी जी खड़े थे, फिर आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी खड़े थे और उनके बगल में ही मैं खड़ा था। उसके पीछे कवरेज करने का भी भाव था और साथ में ये भी भाव था कि आज तिरंगा फहरना ही चाहिए, चाहे कितने ही बलिदान देने पड़े। तो आदरणीय मोदी जी उसके बाद भी, लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने के बाद भी जयपुर आते रहे प्रवास पर। वे राजस्थान पत्रिका में भी आए, महानगर टाइम्स में भी आए। उद्देश्य उनका मिलना ही होता था, लेकिन मैंने उनमें जब से परिचय हुआ है तब से उनमें सुभाष चंद्र बोस को देखा है और मैंने कभी उनसे यह छिपाने की कोशिश भी नहीं की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं कहता था कि भगवान चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को शासन करता हुआ देखें और वो आपके रूप में देखेंगे। शुरू में वो मजाक में लेते थे बात में को। जब उनके प्रधानमंत्री बनने से 10-12 साल पहले जब मैं ये बात कहता था, लेकिन मैं कोई जानकार या कोई उस तरह ज्योतिष वगैरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे अपने पत्रकारिता के अनुभव हैं और उनमें कई तरह से निष्कर्ष पर पहुंचना होता है जी। तो 2002 से लगातार मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचता गया कि नरेंद्र मोदी जी भावी भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। और एक अवसर ऐसा आया, उस दिन 24 तारीख थी, जालंधर की बात है जी, कि मथुरा जिले के जो एकता यात्री थे वो 2 बसों में भर के यात्रा के रवाना होने से पहले आगे बढ़ गए जम्मू की तरफ जी। और उसका नुकसान ये हुआ कि उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलाई, जिनमें 4 एकता यात्री घटनास्थल पर मर गए जी और कई घायल हुए हैं। उसके तुरंत बाद आदरणीय मोदी जी, जोशी जी के नेतृत्व में कुछ लोग जो हम लोग हमेशा साथ रहने वाले थे जी, वो अस्पताल गए और अस्पताल के बाद में जालंधर गए। जालंधर में कलेक्टर ने बताया कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, इस तरह का घटनाक्रम हो चुका है और यहाँ कोई सभा नहीं हो सकती। तो उस समय मोदी जी का जो वास्तविक स्वरूप है वो पहली बार देश के सामने आया। मोदी जी ने कहा सभा होगी, अभी होगी, यहीं होगी। और जो उन्होंने सभा में कहा कि दुनिया भर के आतंकवादी संगठन, भारत का विरोध करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लें, कान खोल कर सुन लें कि किसी भी माई के लाल में ताकत हो तो वो रोक कर देख ले। हम समस्त भारतीयों और भारत माता के रक्षा कवच से आबद्ध होकर श्रीनगर जा रहे हैं और 26 तारीख को सही 8 बजे वहां पर तिरंगा फहर कर रहेगा। वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। उस समय ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगत सिंह बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है घटना को। बिल्कुल सर। और बीच में एक और आपके ये संस्मरणों की बात चल रही है तो एक थोड़े और संस्मरण की तरफ ले जाता हूँ। 22 जनवरी आ रही है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। पूरी दुनिया ने जिस क्षण को महसूस किया, आपको न्योता मिला था, आप उस समारोह में शामिल रहे थे, तो उस क्षण की बात और अब फिर से 22 जनवरी आ रही है, 1 साल का दौर, कुछ यादें, कुछ संस्मरण, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे आपका अनुभव कैसा था। हमने तो टीवी पर इस बार क्या है कि 22 जनवरी के हिसाब से भविष्य में नहीं मनाया जाएगा। जी जी जी।
हिंदू तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। जयपुर में भी 11 तारीख को कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जी। तो राम जन्मभूमि का जो वर्तमान आंदोलन है उसको नज़दीकी से लगभग 2 दशक तक कवर किया है। जी जी। उनकी वहाँ की हर घटना के अंदर प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। कार सेवा होते हुए, कार सेवकों का नरसंहार होते हुए, 6 दिसंबर को ढांचा ध्वस्त होते हुए देखा है। वो पुरातात्विक खुदाइयाँ भी देखी है। जब 1000 साल पहले के शिलालेख धरती से निकले, धरती से पूजा की सामग्री निकली और जिसके आधार पर पुरातत्व विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ पर 1000 साल पहले भी मंदिर था। कोर्ट ने उसी के आधार पर माना कि वहाँ राम जन्मभूमि मंदिर है और वहाँ मंदिर बनना चाहिए। जी। तो इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर बनना भारत में, भारत की आज़ादी के बाद जिस राष्ट्रीयता की थोड़ी कमी समझी जा रही थी उसको पूरा करने वाला है। जैसे हम भारत का पासपोर्ट लेकर कहीं जाते थे तो ठीक है, जैसे अन्य देशों के लोग आ गए वैसे भारत के लोग चले गए। कई लोगों की अमेरिका के अंदर जामा तलाशी के भी विषय आए, लेकिन आज भारत के पासपोर्ट का एक मतलब है। भारत के पासपोर्ट के खाली पेज पर केवल सिंह का राज चिन्ह नहीं बना हुआ है, बल्कि ऐसे लगता है कि कोई बब्बर शेर दहाड़ रहा है और उसकी अनगूंज महसूस की जा रही है। अभी हाल ही में ये नववर्ष पर मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ जी। बांग्लादेश गया, इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर हिंदू तकलीफ में है, तो मेरे को लगा हिंदू भाइयों के साथ नया वर्ष मनाना चाहिए। ऐसे माहौल में जबकि चीन और पाकिस्तान जैसी देश बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उसको सहयोग कर रही है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय पासपोर्ट की ताकत है। जी। ढाका यूनिवर्सिटी में जाकर के जब मैंने बताया लोगों को, तो भारतीय होने का मतलब है, यह जो चीज़ है ये किसने पैदा करने का काम किया? ये नरेंद्र मोदी जी ने पैदा करने का काम किया। आप यह देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले भारत अर्थव्यवस्था के मामले में, शिक्षा के मामले में, शांति के मामले में और विश्व को संदेश देने के मामले में नंबर 1 रहा है। कभी डॉलर और रुपए की कीमत बराबर होती थी और कभी डॉलर की कीमत रुपए से कम होती थी, लेकिन आज वापस हम उस स्थिति में हैं कि आर्थिक रूप से हम 5वें नंबर पर हैं और सामरिक रूप से हम 4थे नंबर पर हैं। स्विट्जरलैंड जैसा देश, उसमें कुल मिलाकर के रेलवे ट्रैक है 6330 किलोमीटर और भारत के 1 साल के अंदर रेलवे ट्रैक बना है 5440 किलोमीटर। जी। अर्थव्यवस्था के विकास की दर, सड़कों के निर्माण की दर, ऐसे कितने ही मामलों के अंदर भारत विश्व में नंबर 1 है। तभी तो कहते हैं कि मेरा भारत महान, और हम मेरा गर्व भारत करते महान, हैं भारतवासी होने पर। मेरा भारत महान था, है और रहेगा, और मोदी हैं तो मुमकिन भी है। सर, हम आपके अब व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। बिल्कुल। कि कहते हैं ना कि हमें जो है बचपन का जो सफ़र होता है वो ताउम्र हमें याद होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पले बड़े, कहाँ की आप पैदाइश है, और कुछ बचपन की यादें हमारे दर्शकों तक आप शेयर करना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए, बचपन की ऐसी कोई याद नहीं है। जी। गरीब परिवार में जन्म हुआ, पढ़ने के लिए शुरू में गांव में जाते थे तो बोरी का टुकड़ा हाथ में लेके जाते थे।
कभी ऐसा भी हुआ है युवावस्था तक कि भोजन नहीं भी मिला। एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि भिखारियों की लाइन में ही बैठ गए। तो लेकिन राष्ट्र के प्रति जागरूकता और हमारा कर्तव्य भाव, ये बचपन में 9वीं 10वीं में पढ़ते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के कारण आ गया था और वो अभी तक कायम है। मुझे कोई भय नहीं लगता, मुझे जीवन के प्रति प्रेम नहीं है, मुझे ये परवाह नहीं है कि कल क्या होने वाला है। केवल ये है कि अगर हम तकलीफ में हैं तो अपने को बिजी रखें, हम कुछ ना कुछ करते रहें जी। और कभी भी ऐसा काम नहीं करें जिससे मेरे माता पिता जो नहीं है संसार में, मेरे पूर्वज, उनको कलंकित होना पड़े। कम सुविधाओं में आपने अपना बचपन निकाला है, तभी आप इस पद पर हैं और हमारे जितने भी देश के जो भी युवा हैं देख रहे हैं, उन्हें भी आपसे सीखना चाहिए। और आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे तो आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, कहाँ से आपने देखिए, अपनी शिक्षा पढ़ाई? दीक्षा के अंदर ये है कि मैं टुकड़ों में पढ़ता रहा जी। लेकिन आप इससे सोच सकती हैं आयुषी जी कि 10वीं में मैं 3rd क्लास था और उसमें भी ग्रेस लगा हुआ था। अगर जरा सा भी एक नंबर भी इधर उधर हो जाता किसी उसमें सब्जेक्ट में तो मैं फेल हो जाता। और एमए में मैं टॉपर्स में था। क्या बात है। तो मैंने पढ़ाई को समझा है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री मेरे पास थी तो मुझे किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इतिहास के सोर्स को पढ़ा, उनके अभिलेखों को देखा, समझा, विषय को समझा। अंतर्राष्ट्रीय राजनयन के बारे में पढ़ना है तो मैंने थॉमस जेफरसन को किसी लेखक के नज़रिए से नहीं देखा, मैंने थॉमस जेफरसन को अमेरिका के हिसाब से देखा। मैंने मेजनी को, गेरिबाल्डी को, कार्ल मार्क्स को उनके स्वरूप में जाकर के देखा। तो इसलिए अनुभव ही मेरी शिक्षा है। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी हुई जब एक पत्रकार के रूप में मुझे यहाँ के विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी। बहुत ही गर्व के क्षण है। बिल्कुल। और उसी तरह का अनुभव है। मुझे नहीं याद आता कि कोई 100% पत्रकारिता के अंदर सक्रिय व्यक्ति चुनाव जीत जाए, क्योंकि मेरा कोई राजनीति से संबंध नहीं है। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं था, मैंने कभी वोट के लिए इस तरह से कोई पब्लिक में जनसंपर्क नहीं किया। मेरे पास एक ही आधार था कि एक पत्रकार ईमानदार होकर कर्तव्य निष्ठा के आधार पर जनता की सेवा के अंदर क्या कर सकता है। वो मैंने राजस्थान पत्रिका का संवाददाता रहते हुए, महानगर टाइम्स का संपादक रहते हुए उससे अपने को विचलित नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि इस व्यक्ति को राजस्थान के बाहुबली उम्मीदवार के सामने उतारा जा सकता है, और जनता को लगा कि यह व्यक्ति है जो अहंकार को चकनाचूर कर सकता है। बिल्कुल सर। और उस याद पे जाने से पहले एक बार हम फिर से एक बार लौटना चाहेंगे। आज आपसे साक्षात्कार हो रहा है, आप माननीय विधायक के रूप में यहाँ बैठे हैं, लेकिन पत्रकार के रूप में आपने एक बहुत लंबा अनुभव है। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कई विदेशों का आपने भ्रमण किया है। कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आपने इंटरव्यू किया है? बहुत बड़ी हस्तियां थी, अमिताभ बच्चन हुए, बहुत सारे लोग हुए, तो कोई ऐसा संस्मरण जो एक पत्रकार के रूप में आपको बहुत याद आता है? देखिए, मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी पुस्तक जल्दी आने वाली है, लेकिन आपने नाम अमिताभ बच्चन जी का ले दिया तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ। जी जी। कि जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो बहुत परेशान थे। अच्छा। और उन्होंने कहा था मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। उस या दौर में सोच लेता। हाँ जी। लेकिन मैं, और वो भी विषय ऐसे उठा, मैंने कहा आप इतने धनवान हैं, कुछ समाज के कार्यों के लिए भी सोचते हैं। उन्होंने कहा पेट भर जाए वही बहुत है। और इतने ज़्यादा उग्र थे उस समय
कि कोई उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए कनक वृंदावन में आ गया तो उसको वो मारने के लिए दौड़े। तो वह उनका एक स्वरूप था, लेकिन उनके मन के अंदर था जो उन्होंने कहा। एक तो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि मैंने सीधा सीधा पूछा कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा एक्टर और सबसे अच्छी एक्ट्रेस भारत में कौन है? अच्छा। तो उन्होंने एक आपकी झटके में कहा जी, जी, जी। दिलीप कुमार और वहीदा रहमान। वो अच्छा। तस्वीर भी साझा कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से आप आपकी जैसे कुछ इंटरव्यू लेते यादें? हुए, तो ये इससे और कुछ बात और उभर कर आएगी। तो उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार और वहीदा रहमान, और फिर बोले कि मैं कुछ भी करता हूं तो मेरे बाबूजी हरिवंश राय बच्चन जी का चेहरा मेरे सामने होता है और वही मेरे को मर्यादा देता है। वाह। और काफ़ी बातें हुई। उन्होंने बोफोर्स को लेकर उन पर लगे इल्ज़ामों के बारे में बताया, फिल्मों के अंदर उनकी विभिन्न एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ जो संबंध थे उनके बारे में बताया। जी। एक आध के बारे में पूछने पर कहा कि वो छोड़िए इस विषय को। हमारे जो है भारत के जाने माने क्रिकेटर हाँ, कपिल देव जी के साथ में भी आपने साक्षात्कार किया है, तो उनकी कुछ बातें, कुछ दोस्ताना यादें? व्यक्ति हैं, वो मिल गए थे अपने राजपूताना होटल में। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैंने चार्ल्स ओबराज से के साथ, मैं तो छात्र आंदोलन में था और वो दुनिया के सबसे बड़े ठग और बिकनी किलर के रूप में थे, लेकिन हम लोगों की काफ़ी बातें होती रही। और यहाँ तक कि वो जब नेपाल के जेल में अभी हाल ही में थे और उन्होंने अपने से लगभग 35 साल 40 साल छोटी लड़की से शादी की, निहिता विश्वास से, तो एक कोण ऐसा आया जब वो सारे मेरे संपर्क में थे जी। तो इसलिए उनसे भी बातचीत होती रही। जेल के उनके होने पर भी किसी तरीके से बातचीत होती रही। इंटरव्यू बहुत लोगों के हैं जी। मतलब आप ये देखिए कि मैं खोलूँगा कभी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए माना जाता है कि वो 1945 में नहीं रहे जी, लेकिन 73 में मैंने उनसे मुलाकात की है। अपने बादशाह खान जो महात्मा गांधी के बहुत निकट के व्यक्ति थे जी, उनका भी इंटरव्यू किया है। भगत सिंह के साथी लाहौर षड्यंत्र केस में, जिस केस में भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई, उसमें भगत सिंह के सबसे करीबी दोस्त जयदेव को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और अंडमान भेजा गया। उनसे घंटों बात हुई। उन्होंने उस रात के बारे में बताया जब भगत सिंह से उनका बिछुड़ना हुआ। अच्छा जी। बोले मैं अपने बैरक में था, अचानक आधी रात को बेड़ियों की सी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने झांका, एक लंबा नौजवान आ रहा था पुलिस वालों के साथ में। मैंने ध्यान से देखा, अंधेरा था, तो मुझे लगा कि ये तो अपना सरदार है। उनके शब्द थे, बोले मुझे लगा कि अपना सरदार है ये। तो इतने में आए तो वो हम लोगों ने सिख शो में से दोनों पंजाबी स्टाइल में गले मिले और मैंने उनसे पूछा कि सरदार जब मौत के इतने करीब हो और दूर दराज से आवाज़ आती है देश की आज़ादी की, इनकलाब जिंदाबाद की, तो कैसा महसूस होता है? जी। तो भगत सिंह ने कहा था कि इस देश की आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे केवल खतरा इस बात का है कि सर तेज बहादुर सप्रू जैसों का शासन नहीं हो जाए। तो इस तरह की यादों से भरे इंटरव्यू है। बिल्कुल, और हमारे युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है भगत सिंह जी। अब हम बात करते हैं आपके क्षेत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि जयपुर का दिल कहा जाता है सिविल लाइंस। बिल्कुल, अब पत्रकारिता से आप सफर में यहाँ आ गए, आप दूसरे स्तंभ से जुड़ गए, विधायिका से, और वहाँ के आप विधायक हैं। तो 1 साल की यात्रा जो विकास यात्रा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, विकास के कई मायने हैं। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा विकास है लोकतंत्र की शक्ति का अनुभव होना। जी।
सिविल लाइंस के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है उसका अंजाम कानून के हिसाब से समुचित होता है। आज सिविल लाइंस का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई दावा ठोक कर अत्याचार कर सकता है। जी। भारत के अंदर सिविल लाइंस उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जिसमें 1 साल के अंदर ऐसी स्थितियां आई कि अराजक तत्वों को पुलिस ने घुटनों के बल चलाया, सड़क के अंदर उनकी जुलूस निकाली। वे संप्रदाय विशेष के लोग थे और उसी संप्रदाय के लोग पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी 10 दिन पहले 2 बेचारे गरीब लोग झाड़ू लगा रहे थे दुकान के बाहर 11 बजे, उनको आकर के बाइक सवारों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि वो केवल जिंदा बच गए, हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन मारने वाले लोग गिरफ्तार हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए कानून का शासन चलता है सिविल लाइंस के अंदर। दूसरी चीज है विकास की बात। पानी और जल भराव, ये 2 समस्याएं पिछले गर्मी और बरसात के सीजन में आई। जी। हम लोगों ने, सरकार, जनता और भाजपा कार्यकर्ता, इन तीनों से मिलकर के ऐसी व्यवस्था की कि अगर हम तत्काल स्थायी समाधान नहीं कर सकते तो भी तुरंत व्यक्ति की प्यास बुझनी ही चाहिए। आधे घंटे की सूचना के ऊपर पानी का टैंकर पहुंचता रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हेल्पलाइनें बना दी, ये सब हो गया। अभी स्थिति है कि किसी को बिजली का कनेक्शन चाहिए 24 घंटे में पाओ। तो बनी पार्क इतना बड़ा क्षेत्र है, पहली बार वहां कॉलेज खुला जी, और केवल बजट में घोषणा नहीं हुई, खुल चुका है। इसी तरह से अपने कलेक्ट्रेट के ऊपर 3 मंजिला पार्किंग बनने वाली है। वहाँ से 400 करोड़ की लागत से 22 गोदाम पुलिया तक एलिवेटेड रोड बनने वाला है। सिविल लाइंस के अंदर लोग जाएंगे और देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी सड़कें बन चुकी है, लेकिन 80% की ठीक हो चुकी हैं। बिल्कुल सर। और इन सड़कों को देखकर सर एक और बात याद आ गई कि आज संयोग से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। जो लोग विदेशों में बस गए हैं, जो हमारे राजस्थान के जो नगीने कहे जा सकते हैं, वो भी कहीं है। और निवेश के लिए सरकार जो कार्यक्रम चल रही है, राइजिंग राजस्थान, अभी ये कार्यक्रम हुआ, उससे पहले रिसर्जेंट हुआ, तो आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? इस सरकार ने क्या कुछ खास किया है जिससे वो लोग प्रवासी भारतीय अपने जड़ों में लौट आए और यहाँ पे विकास की धारा बहे? देखिए, 35 लाख करोड़ के निवेश में से कितना होता है यह समय बताएगा। हो सकता है 32 ही हो सकता है 25 ही हो, लेकिन इतना बड़ा फिगर क्या कभी राजस्थान में सोचा जा सकता था? आपको मैं एक रिसर्जेंट राजस्थान की बात बताता हूं। उसमें राहुल बजाज सार्वजनिक रूप से रिसर्जेंट राजस्थान में कह के गए कि कोई क्यों निवेश करेगा यहां पर। ठीक है, हम यहाँ के, हमारा परिवार यहाँ का है, लेकिन हमको कमाई नहीं मिलेगी तो हम क्यों आएंगे। मुझे तकलीफ हुई कि गांधी जी के 5वें पित्र जमनालाल बजाज की पीढ़ी राजस्थान को केवल पैसे के रूप में देख रही है। लेकिन इस बार संजोग से मेरा गौतम अडानी जी से भी मिलना हुआ, आनंद महिंद्रा जी से भी मिलना हुआ, अनिल अग्रवाल जी से भी मिलना हुआ। अनिल अग्रवाल जी ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि जयपुर इतना सुंदर है, हो रहा है। जी। तो ये एक विशिष्टता है कि राजस्थान प्रगति की ओर है। और सिर्फ राजस्थान नहीं है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब हम उतरते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे क्या इंद्र का वैभव इससे अधिक हो सकता है। सैकड़ों फ्लाइट्स, ये अपनी हवाई जहाज चमक रही हैं, रास्ते चमक रहे हैं। ये अपने आप सिविल लाइंस पुलिया से आप चढ़िए शाम को
और MGF मॉल और इन सबको दूर से देखिए, तो मैं तो लगभग सभी विकसित देशों में गया हूँ, मुझे तो कोई देश ऐसा नहीं नजर नहीं आया। लगा। एक चीज में जरूर बार बार ये लगता है कि हमारी मानसिकता के अंदर अभी सफाई वाली बात नहीं आई है। और दूसरा, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो अपने नैतिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं है। इसलिए जगह जगह सफाई के ढेर दिखना और लोगों के अंदर एक ये गलत या सही विश्वास होना कि पैसे देने पर ही हमारा काम होगा या पैसा देकर के काम करवाना सरल किया जा सकता है, इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ना होगा। जैसे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। तो मानसिकता का मतलब क्या है? मानसिकता का मतलब है अल्बर्ट हॉल, मानसिकता का मतलब है मेयो कॉलेज, मानसिकता का मतलब है MI रोड, मानसिकता का मतलब है कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया की मूर्ति खड़ी हुई जो सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम के सामने खड़ी है। यह है गुलामी की मानसिकता। जब इंडिया गेट के ऊपर आज सुभाष चंद्र बोस मौजूद हैं, ऐसा पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे परिवार के बच्चों को यह पता ही नहीं होगा कि उनके परदादा भारत की हॉकी टीम के अंदर शामिल थे जबकि लगातार स्वर्ण जीतते थे हम, तो उसको कैसे गौरव प्राप्त होगा? आज जो अलगाव का रास्ता देश में विदेशी ताकतों की मदद से खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि देश को सही तरीके से इतिहास नहीं पढ़ाया गया, ये बताया नहीं गया। शेख अब्दुल्ला अपनी जीवनी आतिशे चिनार के अंदर लिखते हैं कि मेरी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पंडित राघव राम कोल की हम संतान हैं। हमको जब खुद शेख अब्दुल्ला कह रहे हैं और उसके आधार पर उनकी पीढ़ियां भारत से अलग होने की सोचती हैं, तो हमको बताने में क्यों हर्ज होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति अपने को तभी आगे बढ़ा सकता है जब उसके सामने कोई संकल्प हो, उसके परिवार के द्वारा दिया हुआ संस्कार हो या प्रभु के कृपा से उसके अंदर स्फुटन पैदा हो विकास का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। तो हम इतिहास से दूर होके, संस्कृति से दूर होके। जी, संस्कृति की बात आपने कही है, तो एक राजस्थान की संस्कृति है आयुषी जी। बिल्कुल, हमारी राजस्थान की जो कला, संस्कृति, सभ्यता है, चाहे हम पहनावे से बात करें, खान पान से बात करें, वो बिल्कुल समृद्ध है और पूरे देश विदेश में पहुंच चुका है। जब भी हम बात करते हैं, हमारी बातें, हमारी लोक गीत, बिल्कुल रंगीला है हमारा राजस्थान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक पत्रकार की दृष्टि से और एक विधायक की दृष्टि से कैसे अपनी राजस्थान की कला संस्कृति को देखते हैं और क्या नए विकास होने चाहिए पर्यटन की दृष्टि से? जी देखिए, इसके में मैं जिस रूप में सोचता हूं, लोक कलाओं के अंदर उससे जुड़े हुए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं राजस्थान के जी, वो इस समय पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। हमारे जो संगीतज्ञ हैं, हमारे जो गीतकार हैं, वो ग्रैमी अवार्ड से लेकर के और हर बार पद्म अवार्ड लेते हैं। बिल्कुल। 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले जिस इकतारे के ऊपर मीरा ने गीत गाया, उस समय क्या कहीं इकतारा बना हुआ था? क्या कहीं पर इकतारे का जिक्र आता है? इकतारा नहीं तो 4 तारे का जिक्र आता है, या कहीं उस तरह के गीतों का जिक्र आता है? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खासियत है कि गीतों के अंदर सिर्फ लगाव नहीं है, गीतों में समर्पण है, गीतों में ज्ञान है, गीतों में गति है, गीतों में लय है। और इसीलिए चाहे अपना बॉलीवुड हो, चाहे अपना शास्त्रीय संगीत हो, इन सब के अंदर राजस्थान के लोगों ने अद्भुत भूमिका निभाने की कोशिश की है। जी।
मैं इस बात को से एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों नागपुर गया जी। तो नागपुर के राजा जो हैं उनसे मिला, तो उनके महल के बाहर एक शिला पट्टिका लगी हुई है। उस शिला पट्टिका में वहाँ के महाराष्ट्र के वंश का इतिहास वर्णित है क्रम से, जैसे वंश वृक्ष बोलते हैं जी। तो मैं सीधे छत्रपति शिवाजी के ऊपर पहुंचा और छत्रपति शिवाजी से 2-4 पीढ़ी ऊपर गया तो महाराणा प्रताप मिल गए जी। वाह। यानी महाराणा प्रताप के वंश से छत्रपति शिवाजी निकले। क्या बात है। और कितने ही लोग मेरे से मिल चुके हैं जो ये कहते हैं, चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका बलिया में जन्म हुआ, वो कहते थे कि सीकर के आसपास से निकले हुए हैं। अभी तीरथ सिंह रावत 4-5 दिन पहले 9 वर्ष पर उत्तराखंड के समाज के कार्यक्रम में जयपुर आए थे जी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नाम भले ही उत्तराखंड का है हम लोग यहीं के जी। तो यह जो राजस्थान है ना, इसकी संस्कृति, इसकी कला, इसकी वीरता, इसकी धरती, इसका संबंध हमारे देश के अंदर बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं जिनका जुड़ाव राजस्थान से था। जसरापुर के पंडित झाबरमल जी शर्मा जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है शोध के आधार पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथ्यों के अनुसार जिस जगह राम ने समुद्र पर तीर ताना था जी, वो जगह राजस्थान है। क्या बात है। और हमारे राजस्थान की मिट्टी गौरव इतिहास हमारा रहा है और टैलेंटेड लोग यहीं से ही हमारे राजस्थान से निकले। और आज सौभाग्य की जो है बात है कि हमारे अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में जो है विधायक सिविल लाइंस गोपाल जी शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित है। बिल्कुल आयुषी जी। और एक और सवाल मेरे दिमाग जहन में आ रहा था, क्योंकि आप दोनों ही रूप में है। कई बार हम होते हैं जब पत्रकारिता के सवाल होते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नेताजी से पूछे, विधायक जी से पूछे, विधायक से पूछा जाता है कहा कि आप पत्रकारिता सही नहीं कर रहे। अब दोनों ही रूप में है तो पत्रकारिता की चुनौतियां, सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका दौर था और आज का दौर है, कितना बदलाव आ चुका है, कितनी चुनौतियां हैं, कितना हमें कुछ और करना होगा इस पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए, पत्रकारिता के अंदर हो या राजनीति में हो, व्यक्ति किसी हैसियत में है। हैसियत का मतलब अगर वो पत्रकारिता से जुड़ा है तो उसके पाठक और दर्शक होने चाहिए, और राजनीति में जुड़ा हुआ है तो उसका कद होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो वो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों में कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं एक एक लाइन के 2 अनुभव आपको बताता हूँ। ये जो अपना जनपथ है जी, इसका नाम राजपथ कर दिया गया था और गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। मैंने एक आर्टिकल लिखा, राजपथ की मानसिकता बदलिए। गांधी जी की मूर्ति लगा रहे हैं और विधानसभा से सचिवालय का नाम राजपथ कर रहे हैं। राजाओं के राज चले गए। अशोक गहलोत जी का फोन आया, उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि हम जनपथ करने जा रहे हैं। इसी तरह से खोड़े के हनुमान जी में हनुमान जी की मूर्ति की चट्टान खिसक रही थी। एक टेलीफोन करने पर वसुंधरा जी ने पूरा का पूरा जीर्णोद्धार करा दिया। 70 करोड़ रुपए की लागत आई। ये क्यों हुआ? ये अगर आपकी शक्ति है और शक्ति के साथ आपकी विषय के प्रति भक्ति है जी, और काम करवाने के प्रति अनुरक्ति है जी, तो संकल्प की सिद्धि जरूर होती है। जी, जी। लेकिन बीच में अगर आपका स्वार्थ आता है, आपका कोई लालच है, आपका कोई हिडन एजेंडा है, तो संभव नहीं है। सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर हमने यही संदेश दिया है कि पैसा जनता से बड़ा नहीं है, पार्टी जनता से बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है जनता। जनता को भारत माता के अनुरूप रहना होगा, क्योंकि हम इस राष्ट्र से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और इसको लोगों ने
स्वीकार किया है। और मैं एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में उपस्थित है सिविल लाइन से विधायक गोपाल जी शर्मा, और उनसे बहुत सारी रोचक बातें हमने की और आगे भी बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। अब हम जानना चाहेंगे आपके अनुशासित जीवन के बारे में। कि एक जो है अनुशासित जीवन है, तभी आज आप इस पद पे हैं, और हमने ये देखा भी है और सुना भी है कि आप जन सुनवाई के लिए जो आपका एक समय वो निश्चित है, आप उस समय पर अपनी जन सुनवाई करते हैं और सभी की जितनी भी समस्या या परेशानी वो सुनते हैं और उनका जो है निराकरण करते हैं। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है और जन सेवा में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, और आप बैलेंस कैसे करते हैं दिनचर्या का? आपका ये सवाल भी जरूर होगा कि इसके बीच में घर परिवार के साथ किस तरह से आप बैलेंस करते हैं? नहीं, मेरे को मेरे परिवार से मिले 7 दिन हो गया है जयपुर में। जयपुर में रहते हुए? जी। मैं कोई और काम नहीं करता, मैं जनता के बीच रहता हूँ, क्योंकि जनता भी आप ही का परिवार है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कही अनुशासन की, तो अनुशासन संघ से सीखा, फिर भैरव सिंह जी को देख करके सीखा, और फिर यह देखा कि ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः आ जाती है। अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। अगर हमारा दामन साफ है तभी हम दूसरे की तरफ देख सकते हैं। जी। और राजेंद्र माथुर बड़े पत्रकार थे, उनकी एक बात उस समय मुझे पसंद नहीं आई थी जब वो मेरे को मानक अलंकरण देने आए थे, लेकिन आज मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि हर जगह डामर पोतते मत चलिए। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य के नाते मेरे में 20 कमियां नहीं होंगी, ये कहना गलत बयानी होगा, लेकिन फिर भी हम कम से कम कुछ संकल्प ले सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी की एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि घोड़े को दौड़ाते हुए मार देना अच्छे घुड़सवार की निशानी नहीं है। जी। तो हम अनुशासन रखते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसका प्रभाव दूसरे पर कितना पड़ रहा है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। हम लोगों ने वो ज़माने देखे हैं जब एकता यात्रा में चलते थे तो सुबह 5 बजे मैं उठता था तो मैं मोदी जी को जगा हुआ पाता था, और रात को 12:30 बजे हम लोग सोते थे 1 बजे, और फिर दिन भर दौड़ते रहना। तो इसलिए बड़े लोगों को देख करके, जैसे मैंने भैरव सिंह जी से पूछा कि आप उपराष्ट्रपति रह लिए, क्या चीज़ मन में रह गई? बोले मन में स्वार्थ रह जाता है। नहीं तो जिनको हम अपना नेता मानते थे, उन्होंने दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, बोले इनके साथ बैठ लिए ये कम है क्या? बिल्कुल। तो अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह जी, मोदी जी, इनके साथ बैठ लिए ये कम है क्या? और ये अनुशासन की वजह से ही है। जी। क्योंकि मर्यादा तोड़ना, अनुशासन तोड़ना, मतलब आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मुझे अपने जीवन में पत्रकारिता के दौरान संस्थान की तरफ से कभी कुछ कहा नहीं गया। जी। 10 साल तक मैंने ऑफ नहीं लिया। हम बात करें कि अभी नया वर्ष शुरू हो गया है, और जब भी नए वर्ष की बात होती तो विक्रम साहब, मैंने भी आपसे पूछा था कि आपके नए साल के जो है वो संकल्प क्या है। हर किसी से कोई ना कोई पूछता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी आगामी क्या योजना है। मैं जिस चीज़ों को सोचता था कि 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाएंगे, जी, मतलब विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के अलावा एक तो मैं कुछ नहीं सोचता अभी, केवल यही सोचता हूँ कि जो घटनाक्रम घट रहे हैं उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। जी। लेकिन विधानसभा के बारे में मेरे मन में ये ख्याल थे कि साल भर में जो विकास से संबंधित चीज़ें हैं इनके स्थायी हल की ओर बढ़ चले होंगे, और फिर दूसरे साल के अंदर जयपुर को या सिविल लाइंस को कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जोड़ करके विकास का बड़ा कैनवास तय किया जाए, उधर बढ़ना पड़ेगा। उसमें थोड़ी बाधा इसलिए आई क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं इसमें से ज़्यादातर निखट्टू हो चुके हैं, तो उनका काम करने का ज़्यादा मन नहीं होता। तो जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, हमने रमणन साहब, मीठालाल जी मेहता, DR मेहता जी जैसे लोगों को देखा है,
तो हम लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन ये निश्चित है कि जैसे मैंने कहा कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने में पुलिस ने अच्छा साथ दिया है, इसी तरह से पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, ये स्थायी समस्याएं नहीं है। इनका तत्काल समाधान निकाल करके कुछ बड़ा सोचा जाना चाहिए। जैसे वॉशिंगटन में एक म्यूजियम है, वो पत्रकारिता के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है। मैंने जब से देखा तब से मेरे मन के अंदर है, 16 में गया था, कि भारत में ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अब मोह थोड़ा और बढ़ गया कि भारत में क्यों, जयपुर में ही क्यों नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहती हैं। और 1 साल का संकल्प है कि जैसे पिछले साल में सिविल लाइन क्षेत्र के सभी सामुदायिक केंद्र, उपासना के स्थल जी, इन सब के ऊपर व्यापक रूप से ध्यान दिया गया है। जो 5 करोड़ रुपए विधायक कोष के होते थे उसको मैं जनता कोष कहता हूँ, क्योंकि विधायक का कमाया हुआ या किसी दूसरे का कमाया हुआ नहीं है, जनता का टैक्स है जी। वो सभी 5 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और उसमें भी 2.25 करोड़ रुपए सामुदायिक केंद्रों के विकास के लिए दिए गए हैं। ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं जिसमें खरीदारी आती हो और जो दलाली तक पहुंच जाती हो। जी जी। तो इन सब से दूर रह करके आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली कर्मठ सरकार के अंतर्गत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि केवल सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 1300 करोड़ के काम चल रहे हैं। क्या बात है सर। और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपसे आखिर एक मैसेज जो युवा देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, आपके अब तक के अनुभव के हिसाब से इस नए अंग्रेजी वर्ष में उनको क्या करना चाहिए? आपके अनुभव, आपके टिप्स जरूर जानना देखिए, चाहिए। युवा हों, बच्चे हों, कोई भी हों, अगर मेरे अनुभवों के आधार पर संदेश देने का मुझे अधिकार नहीं, साझा कर सकता हूं कि हमको जो जन्म मिला है वह हमारी इच्छा से नहीं मिला। तो जिस चीज का हमको अधिकार नहीं है, जो हमारे करने से नहीं हुआ, और हमको मनुष्य जैसी सफलतम योनि प्राप्त हुई, तो उसमें हमारे कर्तव्य का भाव आगे रखना चाहिए और हम अपनी पीढ़ी सौंप करके जाएं तो कोई भी कलंक देने वाली चीज हमारे साथ नहीं जुड़ी हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत सारी प्रेरणा भरी बातें करी, हमारे दर्शक को भी जानने को मिला, और आप आज हमारे अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम के मंच पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपने जो संकल्प बताए, जो आपने अपने अनुभव साझा किए और जो आपने संदेश दिया है, उसको जो दर्शक देख रहे हैं और हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे और आप ही की तरह का व्यक्तित्व जो भी देख रहे हैं युवा, वो बनने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरोहित जी का, आयुषी जी का, वीरेंद्र परिहार जी का, यहाँ के निदेशक जी का और दूरदर्शन की सभी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, और दूरदर्शन को भारत का सर्वश्रेष्ठतम स्थान प्राप्त हो, इसकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।